बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक नए वीक का आगाज कर चुके हैं या करने वाले, दोनों सूरतों में आपको बहुत ज्यादा खुश आमदीद। वी बिलीव आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है, जो कि वीकेंड में मौसम अच्छा था और वो जो बहुत ज्यादा बारिशों की पेशगोई की गई थी वो नहीं हुई। हाँ, वैसे बहुत ज्यादा पेशगोई थी, एक दिन हुई थी, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन अभी मॉनसून बारिशें रुकी नहीं है, बारिशें जारी हैं। रुको जरा, सब्र करो। अभी और बारिशें होनी है, लेकिन ये बारिशें कैसी होंगी इसका मुझे नहीं पता। लग रहा है क्योंकि वैसे जो प्रेडिक्शन थी ना 8 और 9 के दरमियान, ये वो थी कि मामूल से ज्यादा होंगी, लेकिन वैसे ही यूजुअली जो इस वक्त एक स्पेल चल रहा है वो मामूल से ज्यादा है। आपको पता है लाहौर में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा और बाकी शहरों में भी बारिशें बहुत ज्यादा हुई। पिछले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी बारिशें रिपोर्ट हुई। कल मैं कुछ लैंड स्लाइडिंग की वीडियोस देख रहा था, बड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, तो ये है तो सही। खैर, एक तरफ पाकिस्तान का सिलसिला हुकूमत की जानिब से हंगामी इक़दाम भी किए गए हैं, चूंकि भारत पानी छोड़ने वाला है, छोड़ दिया उसने, अभी जारियत उसकी तरफ से शुरू हो गई है और इसके बायस जो इस वक्त हाई अलर्ट है वो जारी है, कर दिया गया है। PDM में ये कहता है कि भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। नारोवाल के करीब जो मकाम है यहाँ पर मैदानी इलाकों में इस वक्त सैलाब का खदशा मौजूद है। हेड बल्लोगी के मकाम पर दरियाए रावी में भी पानी की जो सतह है वो बुलंद होने लगी है और दूसरी जानिब जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं वो कहते हैं कि पंजाब में सैलाब का कोई खतरा नहीं है, भारत की जानिब से रूटीन का पानी छोड़ा गया है, ये CM पंजाब ने कहा है। बिल्कुल, भारत ने गुज़िश्ता साल भी पानी छोड़ा था। अगले 2 माह भी बारिशों के हवाले से पेशगोई की गई है। लोगों ने दरिया के अंदर जो घर बनाए हुए हैं, हंगामी बुनियादों पर गैर जरूरी घरों को क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा कहना था जो है मोहसिन नकवी साहब, बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने ऐसा कहा। इसके अलावा जी दूसरी जानिब भारत में जो तूफानी बारिश है उसकी वजह से भी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ हादसात में अगर बात की जाए तो 5 अफराद हलाक हुए हैं। नई दिल्ली में जी बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूटा है और नई दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब जो है तूफानी बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जी हिमाचल प्रदेश में जो तूफानी बारिशें हैं उससे दरियाए ब्यास में तुग़यानी आ गई। बिल्कुल, और वो दरियाए ब्यास में तुग़यानी बड़ी शदीद है, लोगों की इमलाक बह गई हैं। ये बिल्कुल वैसे मनाजिर हैं जैसे अब से कुछ अर्से पहले आपको याद होगा हमने देखे थे सवात वगैरह के अंदर, जहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट्स दरिया बुर्द हो गई थी, पूरी की पूरी होटल्स दरिया बुर्द हो गए थे। मैदानी इलाका ज़ेरे आब है इस वक्त भारत के अंदर। लैंड स्लाइडिंग की वजह से 250 से ज़ायद सड़कें और कई शाहराहें बंद हैं। इस वक्त हरियाणा का जैसा कि हमने जिक्र किया, हिमाचल का जिक्र किया, उत्तराखंड का जिक्र किया, यहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में 24 घंटों के दौरान 153 मिलीमीटर बारिश ने 40 साल का जो रिकॉर्ड था शहर का वो तोड़ा है। नदी नालों का मंजर पेश करिए इस वक्त सड़कें, ऐसा लगता है इस तरह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जो दीगर जगह हैं यहाँ पे भी बारिशों का सिलसिला जारी है और सैलाबी रेले में गाड़ियां हमें मुख्तलिफ रेलों में तैरती नजर आती हैं। इस तरह ये पानी घरों में भी दाखिल हुआ है और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा, लोगों को भी शदीद मुश्किलात हैं। लेकिन इस हवाले से ऑब्वियसली जहाँ कहीं भी जाने काबिल अफसोस है और इस तरह के जो वाकयात हैं, आजाद कश्मीर के अंदर हमने लैंड स्लाइडिंग की कुछ मकबूजा कश्मीर में भी हमने देखा लैंड स्लाइडिंग की वजह से जी बस हादसा हुआ जिसमें 2 अफराद हलाक हुए। सो ओवरऑल कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है इन बारिशों की वजह से। पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्वियसली हमें चैलेंजेस है। अल्लाह करे कि बारिशें जो भी हों आगे मानसून की रहमतों की बारिश हो। आगे बढ़ेंगे जी, आपको पता है ये तो हम स्टार्ट में आपको कुछ मौसम की सूरत हाल बताते होते हैं, लेकिन हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करनी होती है। आपको भी बताते हैं आज की बड़ी खबर। बात जब हम करने लगते हैं पाकिस्तान की सियासत की तो ऐसा लगता है कि हम बात करें गैर मुल्की सियासत की, क्योंकि हम कभी लंदन की बात करते हैं, कभी दुबई की बात करते हैं, लेकिन नहीं, ये मुल्क की सियासत की बात है। मुल्क की सियासत की सूरत हाल जो इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, मुल्क में हर तरफ एक ही सवाल है, एक ही ख्याल है और वही जहनों में उठ रहा है कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होंगे, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। ये बीइंग लाइक सो मेनी अदर पाकिस्तानी हम भी सिर्फ लेकिन हालातों वाकयात पे तबसरे तो कर सकते हैं, तज्जिए तो कर सकते हैं। इस वक्त इलेक्शन के बर वक्त होने का तो हमें मालूम नहीं है। वैसे तो हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। इसके बाद 2 या 3 माह के अंदर जनरल इलेक्शन, यूजुअली 60 डेज का टाइम होता है, 60 to 90 डेज इसके अंदर इलेक्शन होने हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू की, जो उनका हल्का है, और कहा कि 1 माह के अंदर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी, कौम को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और अवाम अपने वोट की ताकत के जरिए से आने वाले हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। लगता है ऐसा है ख्वाजा साहब के मुताबिक कि इलेक्शन होंगे।
पिछले 14 माह से जो मखलूत हुकूमत चल रही है, जिसकी मुद्दत 1 माह में पूरी हो जाएगी, हमारे पास चॉइस थी कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर देते, मगर इससे मईशत मजीद तबाह हो जाती। असम्बलियाँ तहलील करने से 14 माह कबल ही मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। अल्लाह की ज़ात ने इसबाब पैदा करके हमें मौशी इस्तेकाम की तरफ बढ़ाया, ऐसा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, और हमें मोहलत मिली है कि अगली जो मुंतखब और निगरान हुकूमत के लिए मौशी नज़्म ज़ब्त कायम करें। PDM की जी सियासी जमातें आम इंतखाबात के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने या सीट एडजस्टमेंट का लाहेअमल अपनाएंगी, और दूसरी जानिब PDM के सरबराह जो है मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कल पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की। कहा कि मुस्लिम लीग नून को दुबई मीटिंग के हवाले से PDM में शामिल जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं हुए बल्कि मनसूबाबंदी से हुए, इसलिए सबको एतमाद में लिया जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, इसलिए इससे दुबई मुज़ाकरात के बारे में नहीं पूछ सकते। मौलाना साहब को ऐसा लगता है कि एक ने बैटिंग कर ली, एक ने बॉलिंग कर ली और उनको थर्ड मैन पोजीशन पे खड़ा कर दिया, या तौलिया पकड़ाने के लिए और पानी देने के लिए। तो मौलाना खुद को थोड़ा सा लगता है लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी ने PDM एक तहरीक थी, आपको याद है, जिसकी अब जरूरत नहीं रही, ऐसा भी मौलाना साहब की स्टेटमेंट में सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1 माह में मरकज सिंध और बलोचिस्तान में निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। तो किस हद तक ये मुमकिन है? दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरीन ने खदशा जाहिर किया कि यकीन से नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में 2023 में इलेक्शन होंगे या नहीं। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इंतखाबात से 3 माह पहले हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दावतनामा दिया जाता है, जो अभी तक नहीं दिया गया। ये बिल्कुल वो रिश्तेदारों वाली बात है कि हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं। तो यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरीन है, उनकी सूरत हाल कुछ ऐसी चली है। हमारे साथ बीर साहब कराची से ब्रिगेडियर रिटायर्ड RS नवाज साहब, उनसे हम बात करते हैं इस बारे में कि वो क्या तजिया रखते हैं। बीर साहब गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? एंड हाउस कराची मॉर्निंग जी, कराची में बारिशें हो रही थी बीर साहब? मॉर्निंग एक्चुअली सरप्राइजिंग, मैं इस वक्त 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद आया हूँ। ओके, तो बगैर साहब आपको तो इस्लामाबाद का वेदर खासा प्लेजेंट मिला होगा। और आज सुबह भी बारिश हुई है, इट वाज सो प्लेजेंट, इवनिंग वेरी प्लेजेंट, सो और इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, यू फील रियली फाइन डिफरेंट। That's really great। चलें, अच्छा हो गया। तो इस्लामाबाद का वैसे मौसम तो अच्छा है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं सियासत का मौसम यहाँ हमेशा अपर आलूद रहता है। कभी ओले पड़ते हैं, कभी हल्की फुल्की बारिश, कभी तेज बिजलियां भी चमकती हैं। आज वहाँ की क्या प्रेडिक्शन है? सियासत का मौसम आप कैसे देख रहे हैं? आने वाला वक्त कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में वो तो सारे मुल्क में हर एक को नजर ही आ रहा है कि क्या हो रहा है। आई थिंक मोस्ट लाइकली जो है वो असेंबली तो डिसॉल्व हो जाएंगे टाइम के ऊपर में भी 1-2 दिन पहले होता, कि अगर 1-2 दिन पहले होती है देन यू हैव 90 डेज इलेक्शन के लिए, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम मिलेगा। जो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा मज़ेदार किस्म की नहीं रही है, तो वो अब आई डोंट नो नवाज साहब कब आते हैं और वो आगे कब इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते हैं, कि पूरी PMLN उनका इंतजार कर रही है, काफ़ी केसेस भी ठीक किए जाते हैं, तो इस लिहाज से काफ़ी टर्बुलेंस है। बट आई थिंक जो आप बात करते हैं मौलाना फजल रहमान बहुत ही काउंटर फील कर रहे हैं, 12th मैन बन गए हैं। सारी तहरीक उन्होंने चलाई, तो उसके बाद मूवमेंट काफ़ी इन्होंने जब वो मार्चें भी की, उसमें सब कुछ करने के बाद जब वक्त आया तो आई थी। लेकिन ये एंजॉयड द मोस्ट। पूरा KPK में आपके देखें गवर्नर भी इनके हम जुल्फ हैं, बेटा इनका मिनिस्टर है कम्युनिकेशन का फेडरल गवर्नमेंट में, किसान लॉ वहाँ का मेयर है, सो पूरी एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त ज्यादा जो है वो दुबई गर्म हुआ है, बट आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो जाएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने खुद भी मेंशन किया, ऑब्वियसली ये जब हुकूमत PDM इत्तेहाद हुआ था तो ये तीनों जमातें या मुख्तलिफ जमातें, जो मेन हम जमातों की बात करें, मौलाना फजल रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इन तीनों के इंटरेस्ट बड़े डिफरेंट थे और हमेशा से माजी में एक दूसरे के साथ इनकी राइवलरी रही है, किसी न किसी स्ट्रैटेजी या जो भी इनका एक मंशूर था। अब इन तीनों जमातों जब भी इकट्ठी हुई हैं, इस हवाले से खदशा जाहिर किया गया है कि इनके आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, और अब कहीं ना कहीं आके, चाहे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग हो, मौलाना फजल रहमान की जमात हो पीपल्स पार्टी के साथ, इनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो थोड़ा थोड़ा करके सामने आना शुरू हो गए हैं। डू यू रियली थिंक कि इलेक्शन में इन सब की जो आपस की एक जो कह ले इत्तेहाद था वो उस पर असर होगा और ये इत्तेहाद आगे जाके कहीं ना कहीं टूटेगा? इत्तेहाद तो डेफिनेटली टूटेगा, एक फॉर द मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। और अब इनकी जो है वो जो सेपरेशन का वक्त आ गया नजर आता है। सब असल में बात ये है कि पीपल्स पार्टी अगर देखें तो वो चाहते थे कि टाइम पर इलेक्शन, अभी वो चाहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो, और इसलिए वो PDM से निकल गए थे, अगर आपको याद हो, इसलिए कि ये बाकी PDM चाह रही थी कि हम इस्तीफे दे दें और अर्ली इलेक्शन फोर्स करें PTI को। लेकिन पीपल्स पार्टी वांटेड मोर टाइम, कि वो टाइम पे 1.5 साल उनको मिल जाए, वो पूरी तैयारी करें और पंजाब में जाके कम से कम 15-20 सीटें मैनेज करें ताकि वो
अगले बैटल के लिए चांस बन सके। एग्जैक्टली वो ये कर रहे हैं। अब PMLN डजंट वांट टाइम फॉर इलेक्शन। यू सी द प्रॉब्लम इज कि PML ने सारा बैगेज जो है ना, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर इनके थे, तो सारा बैगेज इनके ऊपर है कि आपने ना परफॉर्मेंस दिखाई, ना डॉलर कम किया, ना प्राइस कम की, ना इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं लेके इकोनॉमिक रिवाइवल भी नहीं किया। IMF वर्ल्ड बैंक को बहुत लेट जाके उनसे प्रोग्राम हासिल कर सके हैं। तो इन चीज़ों को देखें ना, दे वांट मोर टाइम। फिर मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके आने के लिए अभी भी कोई हर्डल है थोड़ी सी, जिसकी वजह से वो चाहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया भाई साहब सियासी तज्जिया। कुछ तज्जिया आपकी मालूमात की बिना पर भी हो, वो अक्सर मुझे मालूम है कि वो ठीक होती है। जो दीगर मुक़्तदिर हल्के हैं जिनका आई एम टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशमेंट जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, उनका क्या माइंड आपको नजर आ रहा है फिल वक्त? आप वो हवा किसकी जानिब आप जाते के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। रेस्ट PML आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, कोई पार्टी है, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी आ जाए, दे नॉट, उसमें वो इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक बिल्कुल एक गलत ट्रेंड चला हुआ है। दे हैड डिसाइडेड नॉट टू बिकम एपॉलिटिकल, वो रहे, लेकिन ये PTA ने मजबूर किया कि वो अपने, आपने देखेंगे उन्होंने इन हाउस अपने कितने सीनियर ऑफिसर्स को सजा दी, जो बहुत कम ऐसे हुआ है। क्योंकि जाके जब आप शोहदा और खालिद शान हैदर की यादगारों को नुकसान पहुंचाएंगे, कैंटोनमेंट में जाएंगे, जीज को में जाएंगे, तो वो एक बहुत नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इस पर कॉम्प्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए। जिसकी वजह से उन्होंने अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियर बातें की हैं। उन्होंने क्लियर कही कि भी वांट के उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, वो प्रोसेस चल रहा है। और इन हाउस आपने देखा कि एक लेफ्टिनेंट समेत 3 ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया, 3 मेजर जनरल्स और 5-7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है। वो आप देख लें, तो दे वांट के स्पीडी ट्रायल हो, ताकि जो पर्पस होता है ना कि जो आप ऐसी हरकत की है तो कम से कम डिटरेंस इफेक्ट हो कि आइंदा के लिए ऐसा नहीं हो। तो ये इट कुड टर्न इनटू वेरी सीरियस, अगर कहीं फौज की मैच्योर और पेशेवर सलाहियतों के बगैर, सोचे समझे बगैर अगर वो फायर कोई कर, और उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो हमने देखा है कि उसमें बिला इम्तियाज कार्रवाई हुई है, चाहे उनके सर्विंग अपने ऑफिसर्स हों या फिर ऐसे लोग जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आर्मी से रहा हो, उनके अहदेदारों से रहा हो, तो सबको बिला तफरीक कार्रवाई हुई है। वी हैव विटनेस दिस। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए, मौजूदा चेयरमैन की ज़ेर निगरानी तहरीक इंसाफ आपको आने वाले इलेक्शंस में जाती नजर आती है? मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हुकूमत केसेस बना रही है, का केस है, इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सजा हो जाए, और फिर जाहिर है कि अगर सजा होगी तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देन लेट्स सी कि क्या होता है। और फिर PTA का अपना फ्यूचर भी नहीं पता कि वो, क्योंकि आपने देखा कि वो मिस्टर और चौधरी साहब जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील है कि इसको बैन कर दिया जाए। बट आई थिंक आई पर्सनली फील कि पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए, और उसको जितनी पार्टी को बैन किया है वो री इमर्ज हुई है, चाहे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, फिर ANP है, इनके साथ भी पहले हो सकता है। उससे पहले अवामी लीग, मुस्लिम लीग को हुआ था, अवामी लीग जो थी बांग्लादेश की, तो वो नहीं। लेकिन इमरान खान के इनके बगैर, PTA चेयरमैन के बगैर, आई थिंक जो इलेक्शन डिफिकल्ट, क्योंकि सारे इलेक्टेबल इनके जो हैं वो दूसरी पार्टी में, इस्तेकाम पार्टी में और डिफरेंट पार्टी में इस तरह जा रहे हैं। ये हमारे मुल्क में है कि हम वी कांट विथस्टैंड प्रेशर। आपको बैगेज इतना होता है कि जिसकी वजह से फिर आप चुप कर जाती है और जाके अपनी आपको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका पास ठीक है, आपका बैगेज नहीं है, एंड यू अपराइट पॉलिटिशियन, फिर आपको कोई डर नहीं होता। तो ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डायकोटमी है। लेट्स होप के, आई विश के इलेक्शन से पहले इलेक्शन इस्लाहात अगर की जाती और उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन लगाए जाते, दैट वुड हैव बीन मच बेटर बिफोर द इलेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब ये सब दूसरी जानिब, कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से एक स्टेटमेंट भी दी गई, और सोशल मीडिया कैंपेन्स कोई नई नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन की जा रही थी, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मज़ामत की, और उन्होंने कहा है कि जो चालें तमाम तर वो बेनकाब हुई हैं। प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया गया है उनके खिलाफ साजिश को लेकर या ट्रेंड्स को लेकर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, इट इज़ वेरी अनफेयर। और ये PTA गवर्नमेंट, PTA के लोगों को जो बाहर और खास तौर पर उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक मुहिम चला रहे हैं चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, ये बहुत ही अनफेयर है और ये मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक है। याद रखें, पाकिस्तान आर्मी में टोटल यूनिटी ऑफ कमांड है, बहुत डिसिप्लिन आदमी है,
दे वर्क इन प्रोफेशनलिज्म, अपने ऑपरेशंस ट्रेनिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते डिस्पाइट इकोनॉमिक करेंसी, और सारे एक डायरेक्शन में देखते हैं, दैट इज चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ से उनकी ऑर्डर लेते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं राइट अप टू ग्राउंड कंपनी लेवल के ऊपर। तो ये जो मुहिम चला जा रही है, इससे सिर्फ उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से अवाम और फौज में दूरियां पैदा करो, फौज को कमज़ोर करो और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर करो। ये एनिमी का नैरेटिव भी है। हमें समझना चाहिए कि मुल्क के लिए इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। आपने सियासी लड़ाई लड़नी है, सियासी तरीके से लड़नी है। मैं हमेशा कहता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कैंटोनमेंट में नुकसान पहुंचाने के, यादगारों को तबाह करने की, आप सियासी पुरअमन एहतजाज करते तो आपकी पार्टी बहुत पॉपुलर थी, यू कुड हैव इजीली वन इन फोर्थकमिंग इलेक्शन। लेकिन आपने डायरेक्शन ही गलत की है, लोगों को माइंड गलत किया है, ये इसको अवॉइड करना चाहिए। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि इनको चाहिए इसमें सख्ती से अमल करें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ना। अवाम और जो है फौज का हिस्सा बहुत मजबूत है, और ये जहां टूटा खुदा न खास्ता, क्योंकि याद रखें स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, दैट इज। अच्छा, कुछ हुकूमत ने बड़े इंपॉर्टेंट इकदाम किए हैं और आपसे ये सवाल इसलिए ज़्यादा पर्टिनेंट हो गया, यू बीइंग एक्स आर्मी ऑफिसर, आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। हमें इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी देखा है, जनरल आसिम वाज आल्सो देयर। ये जो एक पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत एक वन विंडो ऑपरेशन लाया जाएगा, गवर्नमेंट टारगेट करिए कि FDIs को बढ़ाया जाए। और फिर दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो मेरे दिल के बड़ा करीब है बीइंग पाकिस्तानी, वो एग्रीकल्चर को लेकर है। लिम्स जो एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, उसके तहत के न सिर्फ लैंड्स का रिकॉर्ड रखा जाए, जो बैरन लैंड्स हैं उनको दोबारा से आबाद किया जाए, और बहुत सारी चीज़ें, वैल्यू एडिशन है हमारी एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर। इन दो इक़दामात और ऐसे दीगर के इक़दामात पे हुकूमत फोकस किए हुए। CPAC को भी दोबारा से वो कह रहे हैं कि हम उसी स्पेस के ऊपर रिवाइव करने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये चीज़ें आने वाले वक्त में इस हुकूमत को भी हेल्प करेंगी इसका तासुर बेहतर करने के लिए, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को भी करेंगी, जो इस वक्त हम इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार है इकनॉमिकली? इमरान, ये इतना इम्पोर्टेंट है, यू कैनॉट इमेजिन। FATF में आप देखें कि फौज इन्वॉल्व हुई, 2 स्टार मेजर जनरल GHQ में उनकी टीम बनी, उन्होंने तमाम अदारों से कोऑर्डिनेशन किया, दिन रात मिनट की, एक टाइम पीरियड के अंदर आपने देखा पाकिस्तान वहां से ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आ गया। लाइकवाइज जो अभी बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें चीफ आर्मी स्टाफ का नाम भी अल्टीमेटली जाहिर है कि जो एग्जीक्यूट होगा वहां पर मेजर जनरल गेट 3 स्टार जनरल होंगे। लाइकवाइज इसी तरह जो आर्मी ने अपना बनाया है कि लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये सिस्टम, ये बहुत आम है। लेकिन फौज को नेशन बिल्डिंग में इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। 6 महीने फौज को अपने ऑपरेशन ट्रेनिंग रेडीनेस की तैयारी करने भी देने चाहिए। 6 महीने भी में इनकी मैन पावर है ना, आपने कराकोरम हाईवे देखे बनाई है इन्होंने, इसी तरह और जितनी रोड्स कंस्ट्रक्शन होती, लैंड 44 लाख जो एकड़ जमीन है वो अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड है। अगर इसमें ये प्रोजेक्ट इस तरह ले रहे हैं कि दे वांट के नए इंप्लीमेंट्स ला के इसको कल्टिवेबल बनाएं, काश्तकारी के काबिल बनाएं, और उसके बाद छोटे हाजियों को 5-10 एकड़ जो जमीन है उनको दी जाए। वो करे एक इंप्रेशन ये कि पता नहीं फौज डजंट वांट दिस लैंड, फौज चाहती है। जब एक इदारा इतना ताकतवर है तो फिर जो ट्रांसपेरेंसी है ऐसे इदारों की, आई मीन ऐसी जो फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, उस पर भी फिर लोगों के सवाल उठना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ फिर करना पड़ेगा ताकि कोई सवाल ना उठे इसके ऊपर। इसके लिए आई थिंक पार्लियामेंट में इवन आप फौज को बुलाएं, दे कैन कम एंड ब्रीफ के व्हाट आर देयर प्लान्स, हाउ दे वांट नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशंस। लाइकवाइज ये जो अभी फैसिलिटेशन स्पेशल फैसिलिटेशन ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, इसका भी मकसद यही है कि वन विंडो ऑपरेशन रखें। पीपल आउटसाइड के इन्वेस्टर दे डोंट ट्रस्ट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, खासतौर पे ये जो इंस्टेबिलिटी थी, जिसलिए वो चाहते हैं कि फौज का किरदार ये हो कि फौज इसमें जामिन ये हो, क्योंकि वो 3 चीफ आर्मी स्टाफ हमारा खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें किया, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप ऑफ इस्लामाबाद। एंजॉय कीजिए मौसम को। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे। सभी एलिमेंट्स के ऊपर हमने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स पिछले दिनों में हुई हैं, और आर्मी चीफ की वहाँ पे मौजूदगी इस बात को जाहिर कर रही है कि आर्मी अपनी फुल सपोर्ट दे रही है। एक मुनज़्ज़म इदारा है, अगर फुल ट्रांसपेरेंट सपोर्ट मिलती है इन इदारों को तो वी बिलीव के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे पाकिस्तान के लिए। बस वी लुक फॉरवर्ड एंड बी पॉजिटिव इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ताइक्वांडो चैंपियन आयशा अयाज से, और अरमला भी कराएंगी बिस्किट खाते हुए मुलाकात। बैंकॉक में होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो इंडोर चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल की इन्होंने और 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन किया है। आयशा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तमगे जीतने के साथ साथ मुकाबलों में मजमूई तौर पर बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं और सवात की सबसे कम उम्र बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो स्टार भी हैं। इन्होंने 8 साल की उम्र से लगातार 7 बैनुल-अक़वामी मुकाबले जीते हैं और मजीद अगर आपको बताएं तो दुबई में 2 बार गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं, जबकि 2022 में थाईलैंड में एक तलाई यानी कि सोने का और एक चांदी का तमगा भी हासिल किया। दिस इज ये इनकी एज देखिए, इनके काम देखें। हाँ, मतलब इतनी छोटी सी है और इनके तमगे और इनकी जो कामयाबियां हैं वो देख लें तो आप परेशान हो जाए। इस वक्त आयशा अयाज हमारे साथ मौजूद, हम बात कर रहे हैं। आयशा, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, मुझे ये बताएं, आप इतनी छोटी सी हैं माशाल्लाह और आपने इतने सारे मेडल्स अपने नाम किए हैं, वो भी ऐसे स्पोर्ट के अंदर जो कि बड़ा मुश्किल है और कहते हैं लड़के कर सकते हैं। आप तो इतनी छोटी सी होके इतने अच्छे जो कह ले परफॉर्मेंस शो करी है। ये शौक कब से हुआ आपको ताइक्वांडो का? मेरे तो शौक बचपन से हुआ था, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ जाती थी अकेडमी, कभी किक मारती थी, कभी पंच मारती थी, तो उसी टाइम से मेरा शौक पैदा हुआ और अभी आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सूबाई लेवल पे मेडल जीती है, नेशनल लेवल पे भी, और जब इंटरनेशनल लेवल पे मैं आ गई तो 2019 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीती, 2020 में मैंने गोल्ड मेडल जीती, 2021 में कोरोना था, 2022 में फिर थाईलैंड में सिल्वर एंड गोल्ड जीती और 2023 में अभी मैंने 3 मेडल जीती, 2 कांसे की और 1 चांदी की। That's brilliant। यहाँ तक पहुँचने के लिए किसकी सपोर्ट आपके साथ सबसे ज्यादा रही है? आपके कोच की, आपके पेरेंट्स की? किसका रोल आप समझती हैं आपके अपने टैलेंट या स्किल के अलावा है इस कामयाबी में? अगर मेरे वालिद साहब के सपोर्ट मेरे साथ नहीं होते तो मुझे यकीन नहीं है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंची होती, क्योंकि मेरे सर के ऊपर मेरे वालिद साहब का हाथ है, वो मेरा कोच भी है, वो मेरे पापा भी है, उनका हाथ है मेरे सर के ऊपर और वही मुझे सपोर्ट करती। अगर वो अब ना होते तो मेरा अब कोई सपोर्ट का नहीं होता। ओह, जबरदस्त। अच्छा, तो आयशा मुझे ये बताएं कि आप प्रैक्टिस कैसे करती हैं? आपके जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, किस तरह से, कौन कराता है आपको ट्रेनिंग, कितना टाइम होती है, जरा अपनी ट्रेनिंग को लेके हमें बताएं। मैं तो 2 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ और जब मैं इंटरनेशनल सतह पे जाती हूँ तभी मैं 4 घंटे गेम करती हूँ। और इसी दफा मैंने बहुत सख्त ट्रेनिंग की थी, क्योंकि मुझे पता था कि थाईलैंड के लोग जो है वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो मैंने इसी बार बहुत सारे मेहनत की थी। और मेरे फोमसा का कोच उस्ताद जो था वो फरमान सर था और फाइट का जो था वो मेरे पापा आया था। अच्छा, ठीक है। तो जब आप थाईलैंड में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर आपने हिस्सा लिया, कहीं आपको फील हुआ कि मेरी ट्रेनिंग बेहतर हो सकती थी, मैं बेहतर कर सकती थी? यानी कि ये सवाल पूछने का मकसद ये आयशा, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेनिंग की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है ना, इतनी अच्छी टेक्निकली बहुत अच्छे कोई जिम्स नहीं हैं या इंस्ट्रक्टर्स का भी इनफैक्ट मसाइल हैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग को लेकर। तो आपको कहीं फील हुआ और आपको लगता है कि इसमें बेहतरी आ सकती है आपकी ट्रेनिंग को लेकर? जी, मुझे तो फील होता है कि काश के पाकिस्तान में भी थाईलैंड जैसे ट्रेनिंग दे रहे होते, काश के पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी कैंप लगा होते। मुझे तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि मैं कैंप अटेंड करूँ। हमारे मुल्क में बहुत बड़ी बड़ी से कंपटीशन ट्रेनिंग होती थी, मुझे तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर काश हमारे मुल्क में ऐसे नहीं होते। तो आयशा, अब मुझे ये बताएं, जब आप ट्रेनिंग करती हैं तो इसमें जो आपकी कोई फेडरेशन है जो आपको सपोर्ट करती है ट्रेनिंग में, या कोई कैंप्स लगते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करना हो, या आप इंटरनेशनल मुकाबलों में जाती हैं, आप कैसे जाती हैं? अपने ओन पे जाती हैं या आपको फेडरेशन सपोर्ट करती है या हुकूमत सपोर्ट करती है? नहीं, इससे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे सब कुछ मेरे पापा करते हैं ना, तो वो मुझे ये नहीं बताते कि मैंने ये पैसे आज लिए और आज वो ली है, तो मुझे ये पता नहीं, क्योंकि वो सब कुछ मेरे पापा करते हैं। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि वो कह रहे कि आप अपने गेम पे तवज्जो दे दो और आप इसके साथ ज्यादा शौक ना करो। तो जब आपने जीता है तो कुछ हुकूमत ने मदद की आपकी, कुछ इनाम दिया आपको आपकी मकामी हुकूमत ने?
नहीं, यहाँ पर तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं करती, या तो मुझे पता भी चल नहीं, मुझे कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती। नहीं करता। यही हम पूछना चाह रहे थे, क्योंकि अक्सर होता ही है ना आयशा। तो चलें, हम वंस अगेन अपील कर सकते हैं, आप इतनी ज़बरदस्त हमारी चैंपियन हैं, इतना ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया है, मेडल जीते हैं पाकिस्तान के लिए, तो एटलीस्ट आपको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। वी वंस अगेन अपील टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के आप जैसे बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें। आगे क्या इरादे हैं आपके आयशा, क्या खेलने जा रही हैं आगे? मेरे तो आगे मैं बेरूत जा रही हूँ, अभी सितंबर में बेरूत जा रही हूँ, उनके लिए अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, और इंशाल्लाह जनवरी में मैं अमेरिका जा रही हूँ। और लास्ट मेरा ख्वाहिश जो है वो ओलंपिक्स तक है कि इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले लूँ, और इंशाल्लाह लूंगी। इंशाल्लाह आप लेंगी, आपने जहाँ इतने मेडल्स लिए आप और भी मेडल्स लेंगे। आयशा ये बताएं, अब ये तो आ गया आपका स्पोर्ट, पढ़ाई में आप कैसी हैं, पढ़ती क्या है, कौन सी क्लास में है? मैं आर्मी पब्लिक स्कूल ग्रेड 7 में पढ़ती हूँ, और मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, जितना शौक मैं पढ़ाई से भी करती हूँ, और इसी में भी मैं अच्छी हूँ। ठीक है, चले वन लास्ट क्वेश्चन, टाइम हमारा खत्म हो गया। जितने बच्चे आपको आपके एज फेलोज देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को आगे नहीं लाते, आपके वालिद ने आपको आगे लाया है, आपने प्रूव किया है, उनको कुछ भी आप कहना चाहो आयशा हमारे प्लेटफॉर्म से? उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे ना समझो कि आपको कोई सपोर्ट करेगा, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करके बगैर आपके वालिद साहब के। मैं वालिदों को और वालिदैन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों और बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चियाँ जो है वो लड़कों से कोई कम नहीं है। मैं भी खुद लड़की हूँ, और मुझे मेरे बाबा सपोर्ट। जब आप किक्स कर रही होती हैं ताइक्वांडो में, तब तो आप नहीं लगती कि आप लड़की हैं, आप तो यू लुक समथिंग मोर स्ट्रॉन्गर देन मैन और वुमेन, मतलब कुछ और ही हो जाती हैं आप। जबरदस्त लगा हमें आपसे मिलके, अल्लाह आपको और भी कामयाबियां दे आयशा, और आपके वालिद साहब को भी, और जिन जिन लोगों ने आपकी ट्रेनिंग ली उन सबके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। बहुत ज़बरदस्त आपका कामयाबी का सफ़र है, और हमने सोचा भाई ऐसा हो नहीं सकता कोई पाकिस्तान में अच्छा करे और आप तक हम ना पहुँचाएं, तो आयशा आज हमारी मेहमान थी। आयशा अयाज से हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में भी मानसून बारिशों के हवाले से बताया था कि जारी हैं, जिससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत की तरफ से हंगामी जो इकदाम हैं वो भी किए जा रहे हैं। मगर भारत में जी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से भारत ने आबी जारियत शुरू कर दी और दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया, जिसके बायस हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। PDMA के मुताबिक जी भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, और नारोवाल के करीब जो इलाका है उसके जो वहाँ उन इलाकों के करीब सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हेड बल्लोकी के मकाम पर भी दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी है, इसके हवाले से भी कुछ अलर्ट जारी किए गए। बिल्कुल, और मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट हमने आपको बताई थी, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब में, उनके मुताबिक सैलाब का कोई खतरा नहीं है, ये रूटीन का पानी। हमने कहा हम जरा असल पिक्चर ले लेते हैं किसकी है कि हमारे वक्त PDMA के तर्जुमान तसव्वुर चौधरी मौजूद हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे जरा असल पिक्चर भी जान लेते हैं और फिर उनकी तैयारियों पर भी बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा सबसे पहले तो जितनी भी क़यास आराइयाँ हैं इनको ज़रा वाजे करें। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि रूटीन का पानी है, लेकिन सैलाब तो बहरहाल चूँकि कल में डिफरेंस भी पड़ रहा था, जितना पानी आ रहा है और जितना निकल रहा है इसमें काफ़ी हद तक फ़र्क भी था, तो असल पिक्चर क्या है ज़रा हमारे सामने रखिए। देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब ठीक फरमा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल इंडिया ने 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है। आज हमारे पास 60 से 70,000 क्यूसिक जो है पानी वो नारोवाल में जसर के मुकाम पर पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ। अच्छा। और लाहौर शदरा के मुकाम पर 48 घंटों में पानी पहुंचेगा। वो मैक्सिमम 25 से 30,000 क्यूसिक पानी होगा, और हेड बल्लोकी में जाके 15 से 20,000, मैक्सिमम 12 से 15,000 क्यूसिक पानी रह जाएगा। तो वो सैलाब का फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है जी, दरियाए रावी में सैलाब का फिलहाल कोई खतरा नहीं है जी। ठीक हो गया। तो इक़दामात क्या हैं जी, आप लोगों ने अलर्ट तो जारी किए हैं, उस हवाले से कुछ इक़दामात को भी बताएं कि क्या आप लोगों की सरपरस्ती के अंदर इक़दामात किए जा रहे हैं? देखिए, रात को दरिया चनाब में दोबारा भारत ने 2,50,000 के करीब 2,50,000 क्यूसिक पानी छोड़ा था, जिसमें हेड मराला है और कादराबाद है, खान की है, वहाँ पे नीचे दर्जे का सैलाब चल रहा है। आपको बता दूं, हेड मराला में 2,70,75,000 क्यूसेक इस वक्त पानी का रेला वहां से गुजर है। वहां पे हमारी जो कैपेसिटी है वहां पे 11 लाख क्यूसेक पानी गुजरा हुआ है, और 11 लाख पानी हेड मराला से गुजर सकता है।
वहाँ पे भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, गंभीर सूरत हाल नहीं है। सूरत हाल अभी तक जो है ना वो मामूल के मुताबिक दरियाओं में पानी बह रहा है। कुछ नाला जाते हैं, जैसे कि शकरगढ़ का एक नाला है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी की सतह बुलंद हुई है, वहाँ पे भी दरमियाने दर्जे का सैलाब चल रहा है। तो ऐसी कोई गंभीर सूरत हाल तो तस्वर ये भी होता है कि पहले हमने कुछ एक दो दफा हुआ है ये, बल्कि अक्सर हो जाता है, आई बिलीव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि भारत जितनी मिकदार हमें बताता है पानी की उससे ज्यादा पानी भी आ जाता है ना, तो वो फिर हमें डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि हमारी तैयारी शायद उतनी नहीं होती है। तो इस दफा कोई ऐसा इम्कान तो नहीं है कि जितना पानी बताया गया है उससे ज्यादा पानी आ जाए और फिर वो हमें तंग करे? देखें, अभी जो पानी आया है वो जो जितना पानी उन्होंने बताया था कि इतना पानी हम छोड़ रहे हैं, वो पानी उतना ही छोड़ा गया, और जितना हमारे पास पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ उसको मेजर किया गया। उसके मुताबिक हमारे पास पानी, ये नॉर्मल रूटीन का पानी है, यहाँ पे कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होने का कोई खदशा नहीं है। ठीक है। अगर मजीद पानी भारत छोड़ता है तो फिर हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि ब्यास वगैरह तो अब भी काफ़ी जो दरिया है वो चढ़ा हुआ है, और वहाँ पे जो हरियाणा का इलाका है, इसके अलावा हिमाचल का इलाका है, वहाँ पे बारिशें अब भी हो रही हैं, तो अल्टीमेटली एक प्रेशर तो बन रहा है वहाँ पे और नेचुरल है। तो ऐसे इम्कानात हैं कि पानी ज़्यादा भी आ सकता है। आपकी कोई कोऑर्डिनेशन है अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ? देखें, एनडीएमए और महकमा मौसमियात जो है वो प्रॉपर इंडिया के साथ राब्ता में भी है कि कितना पानी छोड़ेंगे, क्या वो सारा मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अदारे राब्ते में है। अगर इंडिया दोबारा पानी छोड़ता है तो फिर सूरत हाल का जो है ना मुश्किल सूरत हाल का सामना हो सकता है। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी भी पंजाब के तमाम दरियाओं में पानी का बहाव जो मामूल के मुताबिक और इंतजामात पंजाब हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक, आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब कल खुद दरिया पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। डीजी पीडीएम में और लीफ कमिश्नर पंजाब जो हैं वो भी सियालकोट और डेरा गाजी खां के दौरों पर हैं। ठीक है। अच्छा तस्वर, टाइम कम है, आखिरी 1 मिनट है, इसमें हमें कुछ अर्बन फ्लडिंग के हवाले से बताएं। कल मैं पढ़ रहा था कि नाला लई में भल सफाई की गई है और उसके अतराफ में भी हाई अलर्ट किया गया था आज से 2 दिन पहले। ये मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह लाहौर के अंदर भी अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। तो शहरों के अंदर किस तरह के इंतजाम हैं? क्या उसमें भी पीडीएम में अलर्ट है या वो मकामी इंतजामिया देख रही है? आपका फोकस सिर्फ दरियाओं पे इस वक्त? देखें हमारा फोकस दरियाओं तो पंजाब की तमाम सूरत हाल पर हमारा फोकस है। जैसा कि 3 को हमने अलर्ट जारी किया था, 3 से 8 के दौरान जो है ना वो बारिशें होंगी लाहौर, इस्लामाबाद और गुजरांवाला में, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग हुई है, तो मुख्तलिफ शहरों में दीगर में भी हुई है। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब और दीगर जितने भी अदारे हैं, वज़रा हैं, तमाम ने मिलकर ये जितना पानी था उसकी निकासी को यकीनी बनाया। जी बहुत शुक्रिया। तस्वर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पीडीएमए। इस हवाले से बता रहे जी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, लेकिन सैलाब के हवाले से उनके मुताबिक जो चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब कह रहे हैं कि सैलाब का खतरा नहीं है, उनके मुताबिक भी सैलाब का खतरा नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इंडिया की जानिब से पानी का प्रेशर बढ़ता है तो फिर इसके खतरात हो सकते हैं। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और टूरिज्म चूंकि आपकी ज़िंदगी के लिए, हम सब की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें वहाँ से मिलती है, तो इसलिए हम आपको ऑफ एंड ऑन बताते रहते हैं। आज भी हमारा सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में, जिसमें टूरिज्म के बारे में बात होती है यूजुअली। और आज वकार साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और वो है भाई फाइनेंसेस के हवाले से कि आपने अगर एक टूर पर जाना है तो उसका बजट कैसे बनाया जाए। और इसमें किंग ऑफ टूरिज्म मैं तो कहता हूँ तारड़ साहब, वो ज़रा अपने कीमती मशवरे दे रहे हैं। देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के जब आप सफ़रनामे पढ़ते हैं, और मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि जब हम वो सफ़रनामे पढ़ते थे, और वो सफ़रनामे जो कि शुमाल से मखसूस हैं, शुमाल के हवाले से लिखे गए, उन सफ़रनामों में कुछ सफ़ात जो थे वो मखसूस थे, कुछ अबवाब जो थे वो मखसूस थे बजट साजी के हवाले से कि एक एक्सपीडिशन जा रही है, एक टूर जा रहा है, तो उसके हवाले से बजट कैसे बनाना है। और वो बड़ा लुत्फ़ देता था। शुमाल के हवाले से उमूमन शुमाल के जो लवर्स हैं, जो शुमाल से मोहब्बत करते हैं, उनका कहना यह है कि शुमाल में जो एक्सपीडिशन होती है उसका लुत्फ़ अपनी जगह पे है, टूर का लुत्फ़ अपनी जगह पे है, लेकिन टूर की जो बुनतकारी है या टूर के हवाले से जो प्लानिंग है, जो मनसूबाबंदी है, जो बजट बनाना है, ये कहीं ज़्यादा लुत्फ़ देता है। और इसमें कोई शक नहीं है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वो कहीं ज़्यादा लुत्फ़ देता है। तारड़ साहब जो हैं वो हमारे साथ मेहमान हैं। तारड़ साहब, आप बताइए कि ये जो आपके सफ़रनामों के अंदर ये जो बजटिंग है,
एक तो ये करता कौन था, और दूसरा ये कि ये किसकी जिम्मेदारी होती थी, और क्या कभी पैसे कम हुए या नहीं हुए, ये तमाम जो मामला था बजट का, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ये पैसे वालों का काम नहीं, ये पैशन वालों का काम। अगर आप में पैशन हो तो आप जा सकते हैं, आपके पास कुछ भी ना हो तो आप जा सकते हैं। मैंने किसी सफरनामे में तज़किरा किया है कि वो एक टीचर था, वो घूमता फिरता रहता था, उसको शौक़ था, तो वो जो भी एक्सपीडिशन जाती थी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता था। फाइनली वो एक्सपीडिशन वाले कहते थे, मियाँ तुम हमारे साथ आ जाओ, अपना टेंट यहाँ लगा लो, हम खाना पीना। तो मतलब ये पैसे वालों का, ये वही जज्बे का या जुनून का आप कह दें। तो होता ये है कि जो पहली एक्सपीडिशन है, ये मेरी जो पहली थी बाकायदा मतलब माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, वैसे तो मैं 55 में गया, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ गया। उसके बाद आपके पास बेसिक उसकी आ जाती है रिक्वायरमेंट, पहले तो आपको नहीं पता होता। तो वो बजटिंग जो होती है आपकी लिखी होती, पूरी तफसील लिखी होती है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। जिस तरह मैंने लिखा है कि सारा कुछ करने के बावजूद ये जो थी K2 एक्सपीडिशन, लोटा हम भूल गए, इतना एसेंशियल चीज़ लोटा भूल गए, चुनांचे आपने लिखना है लोटा। इसी तरह स्नो लेक के ऊपर सबसे पहले जब अशकोले पहुँचे मालूम हुआ, वो कहने लगे जी कि ये जो बर्नर हैं जो हम चूल्हे लेके जा रहे हैं, इनकी एक्स्ट्रा चाहिए वो जो बत्ती होती, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से तो मिलेगी नहीं। चुनांचे बड़ा इन डिटेल आपको, वो हमारे मियाँ साहब फरजान साहब अल्लाह बख्शे, वो उनके पास पूरी डिटेल होती थी, और एक्स्ट्रा जो पैन और ये वो, बाकी के बजटिंग में गड़बड़ हो जाती थी। अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया ना, हमारे ज़माने में इतना एक्सपेंसिव इसलिए नहीं था कि पाकिस्तानी जाता ही कोई नहीं था, गोरे जाते थे, और जब हम उनसे रब्ता करते तो शुक्र करते थे कोई ना कोई जा रहा है, उनको मिल रहा है। लेकिन नॉर्थ के वो बहुत भोले लोग, मतलब बल्कि वो एक आध दफ़ा ज़रूर स्ट्राइक करनी उन्होंने, ये उनकी, और वो हमें आदत थी कि इन्होंने किसी न कि नहीं साहब हम नहीं जा रहे, आगे बड़ा ख़तरा है और ये है और वो है। फिर आप थोड़ा सा निगोशिएट करते हो, थोड़ा सा बढ़ा देते हो, उसमें कई मरतबा ज़रा ओवर हो जाता बजट। मसलन हम जब गए ये इधर क्रोमबर, और उससे आगे वो ग्लेशियर हमने क्रॉस करना था, कौन सा था मुझे ग्लेशियर के नाम भूल रहे हैं, शिकार जो था ना एक गांव, वहाँ से आगे ग्लेशियर, और वो जो हमने लिया गाइड लिया, उसका नाम था सदीक भेड़िया, कि वो भेड़ियों की तरह बर्फ़ों में घूमता था। तो जिस दिन हमने अगले रोज़ सुबह क्रॉस करना था, वो जो थे तमाम अपना पोर्टर, उन्होंने हड़ताल कर ली। उनको किसी ने बताया कि आगे वो नहीं गए हुए थे, वो वादी यासीन में उतरता था, वो नहीं पहले गए हुए, तो वो इधर गए। किसी ने बताया कि ये तो बड़ी ख़तरनाक जगह, ये तो मारे जाओगे। चुनांचे थोड़े से डरपोक भी बेचारे होते हैं, मैंने पहले बताया ना, ब्लड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़रा किसी का ब्लड आया ना तो वो बहुत खौफजदा हुए। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं जाना। तो मैंने कहा मैं आपको पैसे नहीं दूंगा क्योंकि आपके साथ, उनके ना दे पैसे। अब अजीब वो गरीब सूरत हाल ये नहीं पैदा हो गई। फिर उनको बहुत मनाया, थोड़ी सी धमकियाँ भी दी, पैसे भी बढ़ाए। वो मियाँ साहब एडवोकेट थे, तो उन्होंने कहा तुम्हें पता था कि मियाँ चन्नू कहाँ है, पता होगी कहाँ है। उनको क्या पता, मैंने वहाँ मुकदमे कर देने। बाद में सियासी तौर पे ये गरबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन उस वक्त माउंटेनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, वो खौफजदा हो गए। चुनांचे इस तरह बजट में आगे पीछे होता रहता था। लेकिन असल मसला ये था कि मेरा ख्याल है कि मैंने जितना भी थोड़ा बहुत ख़र्चा किया माउंटेनियरिंग में या ट्रैकिंग में या नॉर्थ पे जाने के लिए, वो ही मेरे काम आया है और वही सही खर्च हुआ है। बाकी तो बिल्कुल फजूल खर्चियाँ हुई हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया तार साहब। क्या खूबसूरत जुमला है आपका कि खर्च तो वही हुआ है और सही जगह खर्च हुआ है। तार साहब की ये जुमला आपको और कोट करता जाऊं नाजरीन के, बहुत ही खूबसूरत जुमला इनका ये था कि ज़िंदगी आपने वो गुजारी है जो आपको याद है। इस हवाले से तार साहब कहते हैं कि हो सकता है कि कल या परसों मैंने नाश्ता क्या किया था, ये मुझे यादाश्त पे जोर देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि 95 की K2 एक्सपीडिशन के चौथे दिन हम शाम को हमने क्या खाया था, या किसी क्रोमबर जाते हुए 5वें दिन हम कहाँ ठहरे थे, या दिन के वक्त हमने क्या खाया था। कितनी हैरान कुन बात है कि
इसके अलावा सैकड़ों दिन गुजरे, वो सैकड़ों दिन आपको याद नहीं है, लेकिन वो टूर के दिन, वो सियाहत के दिन, वो मुहिमजोई के जो दिन होते हैं, वो आपको एक एक दिन याद होता है, एक एक लम्हा याद होता है। तो उनका कहना यह है कि ज़िंदगी भी फिर वही है जो आपको याद रह गई। और अब इनका कहना यह है, कितना खूबसूरत जुमला है, कि खर्च भी आपने जो सही तौर किया है वो वही किया है, क्योंकि उसने आपकी खूबसूरत यादाश्तों को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अपनी खूबसूरत यादाश्तें बनाइए और यही खर्च है, इसको फजूल खर्ची मत समझिए। ज़िंदगी में जब आप आगे जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को पीछे देखेंगे, उन अयाम को देखेंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि खर्च वही था जो एक्चुअली हमने यहाँ पे किया, और दिन भी वही आपको याद रहेंगे। सो अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे खूबसूरत दिन लेके आइए, सियाहत कीजिए, मुहिमजोई कीजिए, देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस वक्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सब्जेक्ट के ऊपर एक सेमिनार हो रहा है। फूड सिक्योरिटी इसका मौजू है। इसकी लाइव अपडेट्स आपसे शेयर करता है। River water, cultivable deserts, quality research institutes that we have, brilliant scientists, engineers, and committed entrepreneurs. Let us bring them together, creating synergies. There is a need to craft a comprehensive strategy within an efficient policy framework, together with an effective roadmap, and take reform actions that are potentially of high impact and politically correct. The overall objective is to reform the agriculture into a dynamic, competitive, efficient, and a climate-smart sector, and to reposition our agriculture as an engine of growth that remains sustainable. Therefore, there is need to design holistic approaches to cover the food insecure population in both rural and urban areas by using smart technologies. Strengthen the value chain in the agri-industry, improve the productivity and profitability of agriculture and livestock producers through better production and marketing technologies. Create a new rural employment opportunities, address weaknesses in the credit system, improve the management of both domestic markets and international trade, improve the effectiveness of the government expenditures, including research. ये आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, साथ में चल रहा है फूड सिक्योरिटी के हवाले से ये सेमिनार जारी है, जिसकी तफसीलात हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इसका मौजू है, जिसके बारे में बात हो रही है, और यकीनी तौर पर इस वक्त नाज़रीन ये ऐसा मौजू है जिस पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में इस जानिब अपना फोकस शिफ्ट किया है, जब अपने बहुत बड़ी मिकदार में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में न सिर्फ दरख्त लगाए, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फूड सिक्योरिटी का मसला है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 36% से भी ज़्यादा पाकिस्तानी इसका शिकार हैं, तो उसमें मदद देने के लिए और उसके लिए कुछ ऐसे इक़दाम करने के लिए जिससे पाकिस्तान इस चैलेंज से निकले, ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर बात की जाए। हम इस अहम मौजू पर बात करते हैं। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अमला हसन। क्रिकेट, आपको बता दें जी, पाकिस्तान का भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला है। इस हवाले से हमने सोचा कि आज क्रिकेट के मौजू के ऊपर बात की जाए। जी, कौमी टीम का क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जैसे मैंने आपको बताया कि शिरकत का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतल्लिक हाई प्रोफाइल कमेटी उन्होंने कायम कर दी है, और कमेटी के जो सरबराह हैं वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। हाई प्रोफाइल कमेटी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत के बारे में फैसले करेगी, और कमेटी में वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, आजम तारड़, एहसान मजारी, मरियम औरंगजेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमरुज़्ज़मान कायरा, तारिक आदमी, फातमी साहब सॉरी, वो शामिल है। इसके अलावा कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान भी और सेक्रेटरी खारजा भी हाई प्रोफाइल कमेटी का हिस्सा होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान भी इसको उन्हीं ग्राउंड्स पे देखेगा जिन ग्राउंड्स पे भारत देख रहे हैं इस मामले को। क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन भारत ने इनिशिएट किया, तो पाकिस्तान अब जाहिर बात है हक महफूज रखते हैं कि अपने तरीके से फैसला करे कि
पाकिस्तान ने क्या फैसला लेना है। इसमें भारत में जो वर्ल्ड कप से मुतालिक तमाम उमूर हैं, इस पर सिफारिशात की कमेटी मुरतब करेगी। इसकी रोशनी में वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया जाएगा और जो हतमी सिफारिशात हैं वो मंजूरी के लिए प्राइम मिनिस्टर को भिजवाई जाएंगी। और इस हवाले से जो बैनुल-सूबाई राब्ते के वजीर हैं एहसान मज़ारी, उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI को सख्त वार्निंग भी जारी की। उन्होंने कहा कि एशिया कप की तरह अपनाए गए हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान को भी फिर गैर जानिबदार मकाम की दरख्वास्त करने का हक हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी वजारत के मातहत आता है। अगर भारत अपने एशिया कप के मैचेस किसी गैर जानिबदार मकाम पर खेलने का मुतालबा करता है तो हम भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी यही मुतालबा करेंगे। मेगा इवेंट के बारे में आपको बताएं, 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान अपना आगाज 6 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफायर 1 के खिलाफ मैच से करेगा और दूसरी जानिब जो कौमी ग्रीन टीम है वो टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका में मौजूद है और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वो भी खेली जानी है। पहला मैच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 16 से 20 के दरमियान होगा, जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा कोलंबो के अंदर होगा जो 24 से 28 जुलाई के दरमियान खेला जाएगा। इसी मामले में हमने बात करनी है। वी हैव सलीम खालिक साहब, सीनियर एनालिस्ट विद अस। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो अभी ताज़ा तरीन हमने कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर की हैं, आपको तो हमसे बेहतर पता होगा। जो शिरकत का मामला है, कमेटी बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, क्या देखते हैं, किस तरफ ये मामला जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो आपने जिस तरह क्रिकेट पे खुशी का इजहार किया, इसका मतलब है क्रिकेट का आपको भी बहुत ज्यादा शौक होने तैयार है, बहुत अच्छी बात है। और प्राइम मिनिस्टर ने तो क्रिकेट के फैसला करने के लिए एक पूरी क्रिकेट टीम ही बना दी है। काफी सारे उसमें लोग हैं और ये बिल्कुल सही इमरान कह रहे थे कि उन्हीं ग्राउंड पे पाकिस्तान भी खेलेगा। अरमला हसन जो है ना, ये वीडियो गेम के ऊपर जो क्रिकेट आती है उसकी बड़ी अच्छी प्लेयर भी हैं। ये आप मुझे घुमा फिरा के क्यों आपकी बात की ना इंटरेस्ट नहीं, मतलब सलीम साहब आप इसकी बातों पे बिल्कुल तवज्जो मत दें, मैं नहीं देती साथ बैठ के, आप क्यों सीरियस ले रहे हैं? जी सलीम साहब, छत के तो इमरान भी सुना है बहुत अच्छे प्लेयर है, छत पे क्रिकेट खेलते हैं भाई के साथ। हम आ रहे थे कि गवर्नमेंट ने भी एक पूरी क्रिकेट टीम ही बना दी है इसका फैसला करने के लिए। और इंडिया तो हमेशा सियासत और क्रिकेट को मिक्स करता था, हम लोग ये नहीं कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन अब होता जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी इंडिया खेलने के लिए और अभी तक कोई ऐसा खतरा नहीं है। लेकिन एक चीज हो सकती है कि अहमदाबाद में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है उसको शिफ्ट करने की बात की जाए वहां से किसी और जगह, शायद चेन्नई या कोई ऐसा दूसरा कोई शहर, क्योंकि अहमदाबाद में टेंशन बड़ी रहती है। ये एक चीज हो सकती है। रही बात आपने मजारी साहब की, तो मजारी साहब को शायद मीडिया में आने का शौक भी काफी है, क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज है जिसकी वजह से मिनिस्टर्स वगैरह का नाम हो जाता है दुनिया भर में। जैसे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सब जानते हैं, हम लोग जैसे जो लोग हैं क्रिकेट के स्पोर्ट्स लवर, वो इतने ज्यादा मिनिस्टर से वाकिफ नहीं है, इतना उनका पता नहीं, लेकिन मजारी साहब का सबको पता है। तो ये बात उन्होंने मेरे से भी बात हुई थी जब उन्होंने यही कहा था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर एशिया कप हो रहा है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये मेरी जाती राय है, तो अगर मजारी साहब की जाती राय पे ये अमल होता तो लेकिन आप अगर ये वीडियो सलीम साहब देखें तो वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं मजारी साहब, ये उनकी जाती राय वो कह रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा। तो मैंने उनकी वीडियो देखी नहीं है, बताया जा रहा है ये फाइल वीडियो है। चलें, ओके। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि जितनी हाई प्रोफाइल कमेटी इस दफा बनी है, ऐसी हाई प्रोफाइल कमेटीज कम से कम मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद हो तो जरूर मुझे करेक्ट कीजिएगा। इतनी हाई प्रोफाइल कमेटी जिसमें इतने वुज़रा हों और उसमें हमारे जो सलामती के इदारे हैं उनके सरबराहान भी हों और फिर प्राइम मिनिस्टर के पास अप्रूवल के लिए जाए, ऐसा भी तो पहले नहीं हुआ। तो ये मिसाल भी तो मेरे ख्याल में यूनिक है अपने लिहाज से। इमरान, अभी देखें हालात भी उस तरह के हो गए हैं ना कि काफी ज्यादा टेंशन इंडिया पाकिस्तान में चली रही है। और इंडिया में आपको पता है जो क्रिकेट में काफी ऐसे वाकयात हुए भी हैं, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट उनके यहाँ ज्यादा है और टुवर्ड्स पाकिस्तान नफरत भी बहुत है। तो पाकिस्तान टीम अगर वहां खेलने के लिए गई तो खतरा तो होगा। इसमें देखें, आपको याद होगा भी रिसेंटली आईपीएल का मैच हुआ अहमदाबाद में ही, आईपीएल का मैच हुआ, वहां पर वो क्राउड ने नट बोल्ट तक फेंके प्लेयर्स के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, और वो इतना बड़ा स्टेडियम है। हाँ, उसमें इतना बड़ा स्टेडियम है, उसमें कोई पाकिस्तानी भी शामिल नहीं था। तो अगर आप सोचे अहमदाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया को हरा दे तो वहाँ क्या होगा। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट सोच रही है, एक तरह से अच्छी बात है, बिल्कुल अपने प्लेयर्स का सोचना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये खेल है और इंसानी जान की जो कीमत है वो खेल से बहुत बहुत ज्यादा है। तो अगर वो अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी का हमको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए
हमारे प्लेयर्स भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है जितने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले हैं, वो भी यहाँ आने से पहले आपको पता होगा वक्त भेज रहे हैं करें, तो पाकिस्तान को बिल्कुल अपना पूरा इत्मीनान करना चाहिए, एक सिक्योरिटी वक्त वहां भेजें, सारे इंतजाम का जायजा लें, किस तरह आने जाने का इंतजाम है, और अगर क्राउड ट्रबल हुआ तो किस तरह प्लेयर्स को वहां से जिससे सलीम साहब आपने खुद भी कहा कि कंडीशंस उस तरह की हैं ना, ऑब्वियसली हालात भी वैसे ही हैं, और इतनी हाई प्रोफाइल कमेटी के हवाले से अगर आप बात करें तो फिर ये तो पॉलिटिकल उस साइड से तो हमेशा इंडिया की तरफ से इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये तमाम जो लोग इस कमेटी का हिस्सा हैं ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी तो अपने दिमाग में रखेंगे। देखिए इंडिया का ये है कि इंडिया इस चीज तो नहीं होता कि जी पाकिस्तान जाना है या नहीं, हम लोग फैसला करेंगे, उनका तो एक ही स्टांस है कि पाकिस्तान से हमको खेलना ही नहीं है। तो हाँ, वो सिर्फ आईसीसी और एसीसी के जो इवेंट्स होते हैं वहां पर खेलने के लिए तैयार होते हैं, ये तो 100% पॉलिटिकल मूव होती है कि भाई खेलना ही नहीं। पाकिस्तान खेलने को तो तैयार है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें खेलना नहीं है, हाँ, हम कह रहे हैं कि अगर प्लेयर्स के लिए कंडीशन अच्छी हो और अगर लगता है कि नहीं है अच्छी तो फिर हमारे मैच भी किसी थर्ड मुल्क में करो, हम मना नहीं कर रहे खेलने का, इसलिए हमारी मूव टोटली पॉलिटिकल नहीं कहलाई जा सकती। तो अब ये सारे लोगों जी, तो अब सलीम ये बताइए लग क्या रहा है आपको, अल्टीमेटली ऊंट किस करवट बैठेगा? जी अगर मेरा पर्सनल आप ओपिनियन जाने तो वही मदारी साहब वाला नहीं, मैं अपना बताऊंगा, हालात और वाकयात देख के वो इस तरह से लगता है मुझे कि पाकिस्तान टीम जाएगी इंडिया खेलने के लिए, और अहमदाबाद वाला मैच मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि वहां पर शायद खेलने से मना कर दिया जाए, कि इसको कहीं और मूव किया जाए। बाकी तो अब तक के जो इत्तलात है वो यही है कि इंशाल्लाह हमारी टीम वहां खेलने के लिए जाएगी, क्योंकि देखिए आईसीसी का इवेंट है, ऐसे आप मना भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहे तो आप कह सकते हैं। अभी पीसीबी ने कहा था कि हमारा वेन्यू चेंज करो, अहमदाबाद वाला वो नहीं माने, स्वैप करने नहीं, वो यही बात है ना, फिर अब सारी बातें उनकी कैसे इस तरह से मान ली जाए जब कोई रीजन भी नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट बोलेगी तो फिर मानना पड़ेगा। हाँ, फिर मानना पड़ेगी डेफिनेट। ठीक है ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सलीम खालिक साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इस वक्त ये मामला खटाई में है, लेकिन इतनी हाईएस्ट लेवल के ऊपर कमेटी का बनना इटसेल्फ कुछ इशारे दे रहा है कि अब मामलात के सतह पे डिसाइड होंगे, और आई थिंक पाकिस्तान अपना राइट रखता है। अगर भारत क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर की सिक्योरिटी का कंसर्न है, हमें वहाँ पे ज्यादा है, जो कि भारत में इंतहा पसंदी पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे तो शहरी महफूज नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज आज हमें बता रही है लाहौर का जो दिल्ली गेट है इसकी तारीख के बारे में। देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर के पुराने दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जिसे दिल्ली गेट कहा जाता है इस वक्त मेरे अकब में मौजूद है। ये दरवाज़ा मुगल अहद में लाहौर से दिल्ली जाने वालों के लिए खोला जाता था, और बिल्कुल इसी तरह से दिल्ली में मौजूद लाहौरी गेट दिल्ली से लाहौर आने वालों के लिए खोला जाता था। नाज़रीन, ये गलियाँ, ये चौराहे मुगल बादशाहों की अहम गुजरगाहें हुआ करती थी, और इसीलिए इन्हें शाही ट्रेल भी कहा जाता है। तो आज के इस सेगमेंट में हम आपको दिल्ली गेट का विजिट कराएंगे और आपको इस बाजार की और इन गलियों की रौनकें दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फातिमा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली गेट के टूर गाइड मौजूद हैं और इनका नाम है फातिमा बलोच। मुझे ये बताएं कि माजी में इस दरवाजे की क्या अहमियत हुआ करती थी? 400 साल पहले मुगल इसी गेट से गुजर कर आगे सबसे पहले शाही हमाम जाते थे, इसलिए इस जगह को शाही गुजरगाह भी कहा जाता है, रॉयल ट्रेल भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप अभी अब इस गेट को देखेंगी तो ये आपको मुगल आर्किटेक्चर नहीं लग रहा होगा। बेसिकली ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर है। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, ठीक है, तो उन्हें अंदरून लाहौर के तमाम जो गेट्स थे उनको डिमोलिश करके यहाँ पर दोबारा से रीबिल्ड किए गए थे ये गेट। अच्छा, उस वक्त क्या होता ऊपर पुलिस की चौकी हुआ करती थी, मजिस्ट्रेट की अदालत लगा करती थी ऊपर, और नीचे पुलिस की चौकी हुआ करती थी। अकबर ने इन तमाम दरवाज़ों को बनाया था और इसके अराउंड एक बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। दैट्स व्हाई द सिटी इज कॉल्ड वॉल सिटी, के दीवार से घिरा हुआ शहर। तो फिर हमें सबसे पहले तो शाही हमाम दिखाएं। आए चले, हम शाही हमाम चलते हैं। ये लिविंग हेरिटेज है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये अकबरी मंडी है साड़ी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सारे मसाले थे वो यहीं से जो है वो यहाँ लेकर जाते हैं। अरे इसीलिए बड़ी स्ट्रॉन्ग मसालों की स्मेल आ रही है। आपने कभी लिया यहाँ से मसाले?
किसने था, मतलब किस बादशाह के दौर में ये हमाम तामीर किया गया था? बेसिकली शाही हमाम को शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने बनवाया था और ये शाहजहां के दौर में बनाया गया था। उस वक्त इस शाही हमाम के 21 बाथ हुआ करते थे, 8 ठंडे पानी के, 8 गर्म पानी के और 5 स्टीम बाथ। अच्छा, इसको बनाने का बेसिकली मकसद क्या था उस दौर में? पहले जो होता था मगरिब के बाद जो थे अंदरून लाहौर के तमाम दरवाजे बंद हो जाते थे। ठीक है। उस दौर में सराय होती थी, सराय में लोग जो रह जाते थे वहाँ पर आराम करते थे। फिर फजर के बाद जैसे ही दरवाजे खुलते थे, फिर आपको पता जब इंसान सारा दिन का थका होता तो वो नहाता सबसे पहले। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर सबसे आके पहले वो आके यहाँ पर नहाते थे। देन यहाँ पर नहाने के बाद वजीर खान की मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद बिल्कुल सीधा रुख करते थे शाही किला का। वहाँ पर वो बादशाह से मुलाकात के लिए जाते थे। तो ये जो फ्रेस्को वर्क है, क्या ये उस दौर का हुआ है? सिख दौर में इसके ऊपर येलो पेंट कर दिया गया था। फिर जब यहाँ पर ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने यहाँ पर व्हाइट वॉश कर दिया था। फिर यहाँ पर आगा खान की टीम, वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर सारा काम किया गया। इन ऊपर से जो फजूल पेंटिंग्स थी उनको रिमूव करके नीचे से ये फ्रेस्को पेंट जो है वो निकाला गया। अच्छा, ये यानी ये अपनी ओरिजिनल हालत में? बिल्कुल, ये अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये आप झरोके भी जो देख रही हैं बेसिकली, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि शाही गुजरगाह है, तो यहाँ पर जब रॉयल्स गुजरा करते थे तो यहाँ पर इन्हीं झरोकों पे खड़े होकर खवातीन जो थी वो फूल बरसाया करती थी, उनका वेलकम किया करती थी। तो इस वक्त जो है हम पतली गली से गुजर रहे हैं। वो आपने अक्सर कराची का जुमला सुना होगा कि पतली गली से निकल लो। हाँ। तो इसके बारे में ऐसे ही मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने भी इसी गली के बारे में जुमले लिखे हुए हैं। तो आए हम भी इस पतली गली से निकलते हैं। अच्छा फातिमा, मैंने सुना है कि दिल्ली गेट में बहुत सी पुरानी हवेलियाँ भी मौजूद हैं। एक्चुअली हवेलियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर दीनानाथ की हवेली है, यहाँ पर बैजनाथ की हवेली है, लेकिन मसला ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा जी, अब हम गली सूरजन सिंह में आ गए हैं। सूरजन सिंह इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक फेमस फिजिशियन जो थे वो रहा करते थे। तो आप देखेंगे यहाँ के दरवाजे, खिड़कियाँ, इसके फ्लावर पॉट्स, ये बेसिकली जो आप पॉट्स देख रही हैं ये वजीर खान मस्जिद में जो मोज़ेक वर्क है बिल्कुल उसकी कॉपी जो है वो इस तरह बनाई गई है। इतनी कलरफुल सी गली जैसे कि आप देख ही रही हैं। बिल्कुल, नो डाउट, ये बड़ी कलरफुल सी गली है। फातिमा, इस मस्जिद के बारे में मुझे बताएं और ये बताएं कि वजीर खान थे कौन जिनके नाम से ये मस्जिद मंसूब है? बेसिकली वजीर खान मस्जिद को भी 1634 में जो है बनाया गया था, लेकिन इसे मस्जिद को वजीर खान की मस्जिद कहते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है। अच्छा। कि मलका मुमताज के पाँव पर ब्लिस्टर आ जाता है, छाला निकल आता है। ठीक है। तो शाहजहां ऐलान करते कि जो मेरी बीवी का पाँव ठीक करेगा मैं उससे बहुत सा इनाम दूंगा। ओके। और जो मेरी बीवी का पाँव ठीक नहीं करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ठीक है। वहाँ जितने भी हकीम थे सब ने इनकार कर दिया कि हम इलाज नहीं करेंगे। ये बात शेख इल्मुद्दीन अंसारी तक पहुंची, क्योंकि उनके फैमिली हकीम भी थे वो, और वो बहुत फेमस हकीम भी थे। वो उनके दरबार में हाजिर और बादशाह से कहा कि मैं इलाज के लिए तैयार हूँ। अच्छा। लेकिन बादशाह ने एक शर्त रखी कि विदाउट टचिंग तुमने मेरी बीवी का इलाज करना। ठीक है। उसने क्या किया, सबसे पहले ज़मीन पर मिट्टी बिछाई और मलका को कहा आप इस मिट्टी पर वॉक करें। मलका जब उस मिट्टी पर वॉक करती है उसका ब्लिस्टर उस मिट्टी पे उसका निशान आ जाता है। अगले दिन क्या करते हैं, जहाँ पर उस छाले का निशान होता है उसके ऊपर सुई के ऊपर जड़ी बूटियाँ लगाकर उससे मिट्टी के नीचे छुपा देते हैं और आगे जड़ी बूटियों का फर्श बना देते हैं। और मलका कहते हैं आप उन्हीं कदमों पे दोबारा वॉक करें जैसे आपने कल किया था। मलका उन्हीं कदमों पे दोबारा वो करती है, सुई उसके छाले पे लगती है, छाला सारा फट जाता है, वो जितना रेशा होता है मिट्टी जस्ट कर लेती है और जड़ी बूटियां जख्म को कवर कर देती है। वाओ। और आहिस्ता आहिस्ता उसका पाँव ठीक हो जाता है। बादशाह से कारनामे पर इतना खुश होता है उससे 5 साल के लिए लाहौर का वजीर बना देता है और मलका अपने सारे जेवर उतार कर उसको इनाम में देती है। उस दौर में उस जेवर की कीमत 20 से 21 लाख के करीब थी। उसने क्या किया, 3 साल में जो है शाही हमाम बनवाया और 7 साल में ये वजीर खान की मस्जिद ना, ये टाइटल है उसका वजीर खान, इसलिए इस मस्जिद को वजीर खान की मस्जिद कहा जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें, हम इसमें यूज़ हुए मटेरियल की बात करें तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली अंदर जो है फ्रेस्को वर्क किया गया है और बाहर मोज़ेक टाइल आर्ट पर किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे अभी तक कितना खूबसूरत है, चमकदार इसका काम है। अच्छा, ये जो खताती यहाँ पर की गई है, मुझे इसके बारे में बताएं, क्या ये भी 400 साल पुरानी है? ये हताती भी जो है ये 400 साल पुरानी है। इसमें कासी कारी और काशीकारी का काम जो है इसमें किया गया। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर आपको जो है कितना वाइब्रेट जो है, ना सिर्फ ब्लू, यहाँ पर मुख्तलिफ रंग है। बिल्कुल, यहाँ पर बेसिकली 7 कलर्स का जो है इसमें यूज़ किया गया। ठीक है। अच्छा फातिमा, मुझे इस मस्जिद के मीनारों के बारे में बताएं। मीनार जो है ये टेरे बनाए गए हैं। अच्छा, ये टेरे इसीलिए बनाए गए थे कि खुदा न खास्ता इन फ्यूचर कभी जल्जला आएगा तो ये मीनार बाहर की तरफ गिनेंगे, अंदर की तरफ नहीं। इसी तरह बादशाही मस्जिद के भी टेरे बनाए गए हैं, इसी तरह
जो इंडिया में ताजमहल है वो भी मीनार जो है वो टेढ़े बनाए गए। अच्छा फातिमा, ये मुझे कुआं नजर आ रहा है मस्जिद के बिल्कुल सामने, मुझे इस कुएं के बारे में बताएं। दीनानाथ ने जो था बनवाया था। दीनानाथ जो थे ये सिख दौर में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। ओके। उन्होंने जो बेसिकली आप देखिए बिल्कुल मस्जिद के सामने बनवाया था, ये बेसिकली उन्होंने लोगों के लिए बनवाया था कि लोग वजू करके भी नमाज के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी इस कुएं की एक मजहबी हैसियत भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आइए रिजवान साहब, मुझे ये बताएं फ्रेस्को में आपकी दिलचस्पी कैसे हुई? ये काफ़ी साल पहले मुझे इंटरेस्ट था, शौक़ था और काफ़ी प्रोजेक्ट किए। ये जो मस्जिद है ये बेसिकली टूरिस्ट का हब है, यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, मस्जिद को विजिट करते हैं। तो क्या यहाँ से आपसे ये फ्रेस्को की पेंटिंग्स भी खरीदते हैं? लोग खरीदते हैं, यहाँ के लोकल लोग भी खरीदते हैं और जो बाहर से आते हैं वो भी खरीदते हैं। तो लोगों में रुझान है इस चीज़? लोगों में है रुझान। असल में पॉइंट नहीं है लाहौर में ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका एक भी पॉइंट नहीं है अभी जहाँ कोई बैठ के ये करता हो। तो ये पहला मैंने पॉइंट बनाया है। नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। मैं मर भी जाऊं तो तख्लीक से न बाज आऊं, बनेंगे नित नए खाके मेरे गुबार से भी। हम बात कर रहे हैं अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी साहब की, जिनको मदाओं से बिछड़े 17 बरस बीत गए। अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 को आंगा डिस्ट्रिक्ट खुशाब में पैदा हुए। अहमद शाह नाम रखा गया। नदीम उनका तखल्लुस था। अपने परदादा मोहम्मद कासिम की मुनासबत से कासमी कहलाए। अहमद नदीम कासमी ने अपने 90 साल ज़िंदगी में अफसाना निगारी, सहाफ़त और शायरी के ज़रिए कलम की असमत की पासबानी की। मुनफरिद शायरी और अदबी खसूसियात के बायस अहमद नदीम कासमी ने उर्दू अदब पर गहरे नकूश भी छोड़े। अहमद नदीम कासमी के 17 अफसानवी, 6 शेरी मजमूए और नज़्मो गज़ल की 50 से ज़ायद किताबें शाये हुई। उनके शेरी मजमू में मुहीत, गुदास, बेगुनाह, रिमझिम, धड़कने, जाहो जमाल, लोहे खाक और दश्ते वफा शामिल हैं। जबकि अफसानों में आंचल, आबले, दर्द दीवार और बरगे हेना ने बहुत शोहरत समेटी। अदब की दुनिया में कासमी साहब की काविशों को सराहते हुए उन्हें हुकूमत की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आज हम उनकी बरसी मना रहे हैं। 2006 को उनका इंतकाल हुआ, उनको अल्लाह गरीब रहमत करे। अब बात करते हैं जनाब एक इंतहाई अहम शख्सियत की, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। ख़ास तौर पर आजकल के बच्चों को उनके बारे में बताया जाना चाहिए। पेशे के एतबार से इंजीनियर लेकिन अजीम फिलंथ्रोपिस्ट हम बात कर रहे हैं सर गंगा राम की। मॉडर्न लाहौर के मेमार सर गंगा राम की बरसी आज मनाई जा रही है। और 13 अप्रैल 1851 को शेखुपुरा के एक नवाई इलाके मांगटावाला में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम दौलत राम था, जो कि उस वक्त एक मकामी पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर थे। सर गंगा राम को अमृतसर में पहले एक निजी स्कूल में दाखिल करवाया गया। फिर इसी शहर से 10वीं का इम्तहान उन्होंने पास किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमृतसर से उन्होंने ये इम्तहान अपना पास किया। और उसके बाद हम अगर उनके काम के हवाले से बात करें, जैसा कि हमने कहा कि मॉडर्न लाहौर के बानियों में से हैं। जो मॉडल टाउन आज आप देखते हैं, सबसे मॉडर्न सोसाइटी उस वक्त की लाहौर की, इसको प्लान करने वाले सर गंगा राम है। इसके अलावा हम अगर मजमूई तौर पर उनकी तालीम के हवाले से बात करें, उनकी अचीवमेंट्स के हवाले से बात करें, तो यकीनी तौर पर लाहौर की जितनी आलीशान इमारतें हैं, सर गंगा राम हॉस्पिटल की बात हो, वो सर गंगा राम की अजमत की गवाही देती हैं। लाहौर में अजायब घर, जनरल पोस्ट ऑफिस, एचिसन कॉलेज, म्यू स्कूल ऑफ म्यू हॉस्पिटल, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का सर एल्बर्ट विक्टर हॉल जो है, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये सभी कुछ सर गंगा राम का डिज़ाइन करना एंड व्हाट नॉट। और कहा जाता है कि अपनी रिटायरमेंट के वक्त बंजर ज़मीन ली सरकार से कई हज़ार एकड़ और फिर उसको आबाद किया। और अब ये जो उस वक्त मोंटगमरी था और अभी साहिवाल का जो इलाका है, ये सारा उनका आबाद किया हुआ है। बिल्कुल। इसके साथ साथ जी थोड़े से उनके जो फिलैंथ्रोपिस्ट, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट भी इमरान ने उनको इंट्रोडक्शन कराया। उनके फलाही इदारों के हवाले से बात करें तो उन्होंने बेशुमार जो ज़ाती खर्च से उन इदारों को चलाया, जो इदारा बहाली माजूरा हैं और बेशुमार फलाही इदारे हैं। इस हवाले से जदीद इलाके, रिहायशी इलाके, मॉडल टाउन की जो खूबसूरत नक्शो निगारी है, वो भी सर गंगा राम की बदौलत ही है। बहुत ही जबरदस्त लाहौर लाहौरियों को कई नस्लों तक, बल्कि आने वाली नस्लों तक थैंकफुल होना चाहिए कि सर गंगा राम ने उनके लिए इतना कुछ किया। और जब इंग्लैंड में उनका इंतकाल हुआ तो चूंकि हिंदू थे, उनकी ऐशेस वैसे तो गंगा में भाई गई, लेकिन कुछ उसका हिस्सा जो है वो दरियाए रावी के किनारे दफन किया गया। ये उनकी लाहौर से मोहब्बत थी।
इस सरजमीन से मोहब्बत। इस सरजमीन से मोहब्बत की, बेशक। एंड सर गंगाराम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपने जो कुछ किया वो बहुत ही कमाल है। मे गॉड ब्लेस योर सोल। इस पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। वैसे आपको ये भी बताते चलें कि शिंदूर का जो पोलो ग्राउंड है वो इस वक्त रिवायती मेले से सजा है और वहाँ पे ज़बरदस्त जो पोलो फेस्टिवल है हो जा रही है। राव बीन हियर अनमला, क्या खूबसूरत सीन्स है। कभी आप जिंदगी में जाएं तो यू वुड लव इट। मतलब दुनिया का सबसे बुलंद प्लेन पोलो ग्राउंड है और यहाँ पे ये मुकाबले होते हैं। जबरदस्ती प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।